इस वक्त हमारे साथ है प्रोड्यूसर प्रांजल खांडेदिया, जिनकी फिल्म स्वीट ड्रीम्स हाल ही में रिलीज हुई है। प्रांजल, दैनिक भास्कर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीट ड्रीम, सबसे जी, पहले तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी इस ड्रीम की? ये कहना बहुत आसान होगा कि जैसे जीवन में हर चीज़ की शुरुआत एक सपने से होती है, वैसे इस फिल्म की भी शुरुआत एक सपने से ही हुई थी। हमारे लेखक और निर्देशक विक्टर मुखर्जी जब ये कहानी लेकर आए थे, सारांश यही था कि हम अपने सपनों के पीछे भागते रहते हैं और अपनी रियलिटी में चीज़ें जो होती है हम उन्हें देखते नहीं है या नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उस थॉट से पूरा जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, जिस जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ी, जिस तरह से हमने इसमें लव एंगल पूरा डेवलप किया, बनते बनते एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही रिलेटेबल रोम कॉम फिल्म, जिसे काफ़ी टाइम से हम नहीं देख रहे हैं बॉलीवुड में, उस तरीके की कहानी बन गई। तब हमें यकीन था कि ये कहानी अब हमें इसको फिल्म बनानी चाहिए। आई थिंक ये किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, ये सबके साथ में होता है कि हम सभी तो अपने सपने पूरे करने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, हम पीछे भागते हैं चीज़ों के, और कहीं ना कहीं पे हम जो हमारे आसपास के लोग हैं, हकीकत है, हम उन चीज़ों को इतना महत्व नहीं देते। हम सपने पूरे करने की मेहनत में हम अपने आसपास में जो खुशियाँ जो है वो कभी एंजॉय नहीं करते। तो ये इसी थॉट से हमने फिल्म बनाई थी और आई थिंक यही वजह है कि आज ऑलमोस्ट 1 महीना होने आया फिल्म को रिलीज़ हुए, और अभी भी इतने सारे मैसेजेस, अभी भी OTT कंटेंट में टॉप 10 में हमारी फिल्म है। तो बहुत अच्छा लगता है जब काम को सराहा जाता है, और ये खुशी की बात है हमारे लिए। प्रांजल, जैसे आपने कहा कि सपने पूरा करना इतना आसान भी नहीं होता है, कई सारे चैलेंजेस फेस भी करने होते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में हो, चाहे वो आपकी फिल्म की कहानी में देखने को मिले। इस फिल्म की अगर बात की जाए, इस जर्नी की अगर बात की जाए, किस तरह के चैलेंजेस आपने फेस किए, या ऐसा कोई एक वक्त आया जब आपको लगा कि ये बहुत टफ हो रहा है और आगे कैसे बढ़ा जाए? सपना शुरू तो हमेशा अच्छा होता है, खत्म होते होते डिसाइड हो जाता है कि सपना सपना था या नाइटमेयर था। अग्रीड, यस। तो इस फिल्म को भी शुरू तो हमने बहुत जोर शोर से कर दिया था। कोविड के बाद हम बहुत एक्साइटेड थे, चीज़ें खुल रही थी, मार्केट में बातें हो रही थी कि नए टाइप के कॉन्सेप्ट्स जो प्रोड्यूसर्स लेके हम एक गर्व महसूस करते कि हम हर जॉनर की फिल्में उतनी मेहनत से बनाते। तो हमारे लिए बहुत अच्छा था कि स्टूडियोज़ ने भी हम सबको बहुत प्रोत्साहित किया कि आप लेकर आइए। फिल्म शुरू तो हो गई थी, पर रिलीज़ होने में 3 साल लग गए। तो वो सपना का जो एक बहुत मीठे सपने की तरह शुरू हुआ था, लास्ट में आते आते ऐसा लग रहा था कि ये सपना पूरा होगा कि भी नहीं। जैसे हर इंसान की एक डेस्टिनी होती है, वैसे हर फिल्म की भी अपनी एक तकदीर होती है। तकदीर की बात यह है कि इतने टाइम रुकने के बाद जियो हॉटस्टार जैसा प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर इतने टाइम बाद उन्होंने शुरू किया पिक्चरें ड्रॉप करना, तो हमारी सबसे पहली पिक्चर आई, और उसके चलते हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, व्यूअरशिप काफ़ी मिली हमारी फिल्म को। हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात ये नहीं हो सकती कि हम जिन लोगों के लिए पिक्चर बनाई थी, जो एक यंग ऑडियंस के लिए, आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे आने से हमें उन ऑडियंस तक पहुंचने का मौका मिला अच्छे से। प्रांजल, जैसे आपने जिक्र किया कि कोविड के बाद, कोविड का जो दौर था उस टाइम पे ऑब्वियसली ओटीटी काफ़ी पीक पे था, लोग क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहे थे, थिएटर्स में नहीं जा पा रहे थे। उस वक्त एक बूम भी चल गया था कि अब ओटीटी टेक ओवर कर सकता है पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को। हाउएवर द रियलिटी अगर आज हम 2 साल बाद देखें, 3 साल बाद देखें, वो अब तक हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं अभी भी हम इंडस्ट्री डगमगा रही है, थिएटर्स, कंटेंट, ओटीटी, इन सभी के बीच में। नाउ एज अ प्रोड्यूसर, आप इस दौर को कैसे देखते हैं? ये कितना बड़ा चैलेंज है अपना कंटेंट या अपना असली कंटेंट ऑडियंस तक, सही ऑडियंस तक पहुंचाना? आई थिंक कोई भी नया मीडियम जब आता है, हम उसे इतने ज़्यादा महत्व दे देते हैं, हम उसे उतना ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं कि कहीं ना कहीं पे हम उस चीज़ को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान में बदल देते हैं, और मुझे भी यही लग रहा है कि हमारे साथ भी यही हुआ। फिल्में जो है वो मास एंटरटेनमेंट के लिए बनती है। फिल्में जो है वो एक हीरोइज़्म जिसे कहते हैं इसलिए देखी जाती है। फिल्में जो है वो एक एस्केपिज़्म के, एक 2 घंटे का एक आपको एक आउटलेट मिल जाता है जो देखने वाले होते हैं। एक कलेक्टिव व्यूइंग के लिए बनती है कि आप एक दूसरी दुनिया में 2 घंटे के करेक्ट। लिए आप चले जाते तो हैं। वो जो सारे जो गुण है एक फिल्म के, एक अच्छी फिल्म के, जो
ऑडियंस को बांधे रखती है, जो ऑडियंस को 2 घंटा अपना मोबाइल ना चेक करने दे और पिक्चर में अपने आप में गुम कर दे कहीं पे, ये सारी चीज़ें आज भी थिएटर ही दे पाता है। पर ओटीटी जो है, ओटीटी आपको इसके एडिशनल बेनिफिट्स देता है कि आप अपने समय पे अपना कंटेंट देख सको, आप जहाँ पे हो वहाँ पे रहकर आप देख सको, अपने मोबाइल पे देख लो, लैपटॉप पे देख लो, टीवी पे देख लो, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है, पर नुकसान इसलिए होना शुरू हो गया क्योंकि हमने, अच्छा ये पिक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है तो ओटीटी पे डाल दो, बेच दो, वहाँ पे कुछ भी चल जाएगा। वो जो कुछ भी चल जाएगा उसके चलते हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बनाकर डाल दी कि अब लोगों को लग रहा है कि अब नयापन ही नहीं बचा। सिनेमा घर में जाके पिक्चर देखना और ओटीटी पे देखना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे 200 रुपया खर्च करके ये पिक्चर देखनी है, पर ये तो फ्री में मिल रही है तो मैं देख लेता हूँ। ओटीटी पे भी जब पिक्चर बनकर आए तो उसका भी उतना ही महत्व होना चाहिए, उस पर भी उतनी ही मेहनत होनी चाहिए, उस पर भी उतनी ही शिद्दत से काम किया हुआ होना चाहिए, तब जाके लोगों को वो चीज़ देखने का मन करेगा। क्योंकि आज इतना ज़्यादा कंटेंट है मार्केट में, टीवी हो, वेब सीरीज़ हो, फिल्में हो, लाइव इवेंट्स हो, कहीं बाहर घूमने फिरने जाना हो, मार्केट खुल चुकी है। कोविड के बाद से लोग दुनिया में अगर आप देखो ट्रैवल फिर से वापस से बढ़ चुका है। हर चीज़, हमारी कंपटीशन एक फिल्म की दूसरी फिल्म से नहीं है। आज हम रीजनल सिनेमा देख लो, रीजनल जैसा कुछ रहा ही नहीं है। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर एक कंटेंट को स्टैंड आउट करना है, एक फिल्म को अगर छोटी हो या बड़ी हो, जो भी हो, छोटी बड़ी मैं एक्टर्स की वजह से नहीं बोल रहा, छोटी बड़ी मैं बोल रहा हूँ कि क्या उनकी हर एक दुनिया होती है एक फिल्म की भी, उस दुनिया के हिसाब से अगर ये फिल्म अगर डिजर्व करती है थिएटर में जाना तो थिएटर में देखो, और अगर ये पिक्चर ऐसी है कि आप अकेले बैठ के आप देख सको तो फिर आप ओटीटी पे देख लो। मेहनत उतनी करो, बल्कि ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि आप ओटीटी पे जब डाल देते हो तो लोगों घर पे बैठ के इतनी फुर्सत में इतनी आसानी से देखते हैं कि उनका अटेंशन पाना बहुत मुश्किल है। थिएटर में तो आपने पैसे देकर गए तो आप वहाँ पे अटेंटिव रहोगे। घर पे अगर आप बैठ के देख रहे हो या आप रिक्शा में ट्रैफिक में फंसे हो, आप कोई मोबाइल पे देख रहा है, वहाँ पे अटेंशन अगर आपको चाहिए आपके ऑडियंस का तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ हम भूल गए हैं। वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा आपके आसपास, ताकि आप जो 2 घंटे के लिए चाहे आधे घंटे के लिए आप देख लें, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, आप पूरा फोकस उसी पे आप करेक्ट। कीजिए। कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं छूना चाहिए ऑडियंस को। कंटेंट जो है वो कुछ नई चीज़ सिखा के जाना चाहिए। एंटरटेन तो करना ही है, कंटेंट लोग देखते ही एंटरटेनमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट के अलावा हमें कुछ वैल्यू ऐड जो देना चाहिए एज अ मेकर, हमें हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। कॉमेडी फिल्म भी हंसाती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी भी बात पे उनको हंसा दें। हंसी के पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों है, कौन हंस रहा है, इस पे किस पे हंस रहे हैं हम, उन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो रोम कॉम है स्वीट ड्रीम्स, ये काफ़ी टिपिकल रोम कॉम है और जो लोगों को पसंद आए। हालांकि आजकल ऐसे कॉमेडीज़ भी होती हैं जिनको डार्क कॉमेडीज़ कहा जाता है। डार्क कॉमेडी के नाम पर, क्योंकि ओटीटी पे सेंसरशिप नहीं है, तो उसे रिलीज़ भी किया जाता है और ऑडियंस, मास ऑडियंस देखती भी है, लोग पसंद भी करते हैं और काफ़ी सेक्शंस उनको क्रिटिसाइज़ भी करती, आलोचनाएं भी होती है। ओवरऑल आपका व्यू इस पर? मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि फिल्में जो है वो मास एंटरटेनर्स है, मासेस के लिए बनती है। पर क्योंकि हमारे देश में मास का डेफिनेशन जो है वो है 140 करोड़। आज अगर हमारी बॉक्स ऑफिस पे कोई फिल्म चल जाती है जो 500 करोड़ 700 करोड़ करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, ढाई, 3 करोड़ लोगों ने टिकट खरीद के पिक्चर देखी होगी। जबकि अगर आपकी पिक्चर आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डालते हो तो आपकी रीच जो है, जैसे ये हॉटस्टार प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे और कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके सब्सक्राइबर बेस ही इतने ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। 20 करोड़ 25 करोड़ 40 करोड़ के तो उनके सब्सक्राइबर बेस। जी। इतने बड़े मास ऑडियंस में किसी की चॉइस डार्क ह्यूमर की होगी, किसी की चॉइस फैमिली ह्यूमर की होगी, किसी की चॉइस रोम कॉम की होगी, फिर भी वो नंबर बहुत कंसिडरेबल नंबर है। जैसे जब हम स्वीट ड्रीम्स बना रहे थे तो हमें पता था कि हम ये 18 से 24 साल वाले लोग जो है, जो बहुत जल्दी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत जल्दी उन्हें चीज़ें मिल भी जाती है, बहुत जल्दी वो लोग चीज़ों से थक भी जाते हैं, चीज़ों को बदल देना भी चाहते हैं। वो जो जल्दी वाला फास्ट फूड वाला जो एक जनरेशन है, फास्ट कल्चर, फास्ट डेटिंग, फास्ट प्यार, फास्ट फास्ट डिवोर्स,
ये उनके लिए था कि आप 2 मिनट रुक के बैठ के आजू बाजू देख लीजिए, कुछ पल जी लीजिए। सपने बहुत अच्छी बात है, आप चेस कर रहे हो, पर आप जी नहीं रहे हो उसके चलते। तो ये जो ऑडियंस है वो भी बहुत बड़ा नंबर है, बड़ा मास ऑडियंस है ये। हमने उनको ही टारगेट करके ये फिल्म बनाई थी और उसी हिसाब से हमने बनाई थी। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, फिल्में जो है अभी भी मासेस के लिए बन रही है। डार्क ह्यूमर वाली फिल्में बने, वो भी एक ऑडियंस है, वो भी एक जॉनर है, सब जॉनर है कॉमेडी में, वो भी एंजॉय करना चाहिए। हाँ, पर आप किस लिमिट में बनाते हो, कितना इसको आप एक एक मुद्दे को कितना स्ट्रेच करते हो, वो एज अ मेकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा, सेंसरशिप हो ना हो, हमें इस बात का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, चाहे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच कहे या फिर बिना सेंसरशिप की अगर हमें परमिशन भी हो तो भी क्या एक लिमिट होनी चाहिए, ताकि हम ओवर द बोर्ड ना जाए और कुछ जो ऑडियंस है, कुछ मासेस है, उन्हें हम डिस्टर्ब या उन्हें दुखी ना करें। आप सिर्फ कुछ ऑडियंस को दुखी नहीं कर रहे हो, आप इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन आप खुद भी दुखी हो जाओगे इस चीज से। डेमोक्रेसी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू टॉक अगर ये राइट देती है, तो डेमोक्रेसी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है कि आप अपने फ्रीडम को किस तरह से इस्तेमाल करते हो। अगर आपकी सोच, आपकी विचार, आप जो चीज़ें बना रहे हो, लोगों को बता रहे हो, अगर उसमें अगर आप कहीं हदें पार कर लेते हो, पुशिंग द बाउंड्री इज पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ये तो क्रिएटिव प्रोसेस है। अग्रीड, यस। बट हम एक दायरे में जीते हैं, हम सोसाइटी में जीते हैं, विच इज वाई ह्यूमन रेस हैज इवॉल्व्ड ओवर द एनिमल रेस, राइट। हमारे कुछ रूल्स है, हम एक सोसाइटी में जीते, हम दायरों में जीते। अगर वो हम रिस्पेक्ट ना करें, अगर हम उन दायरों को तोड़कर इन द नेम ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम अगर हम कुछ बहुत ही एक्सट्रीम करने लग जाए, उसके रेपरकशंस कहीं ना कहीं पे दिखेंगे। प्रांजल, कमिंग बैक टू योर प्रोजेक्ट्स, पीकू, सुरमा, रॉकेट बॉयज, कई सारे बड़े नाम आपके साथ जुड़े हुए हैं। ओवर द इयर्स क्या आपने चेंजेस देखा है, क्या एवोल्यूशन देखा है? एडिंग टू दिस क्वेश्चन, जब बड़े स्टार्स फिल्म से जुड़ते हैं और जब नॉट सो ए लिस्टर स्टार्स आपसे जुड़ते हैं, किस किस तरह के चैलेंजेस या क्या प्लस पॉइंट आप ओवरऑल देखते हो? इसका जवाब मैं 2 पार्ट में देता हूँ। बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्में जो होती है, वहाँ लोगों की एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन उस स्टार से होती है कि आप एक पर्टिकुलर स्टार की फिल्म देखने जा रहे हो क्योंकि आप उस स्टार को चाहते हो। तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो कहानी से ज़्यादा वो स्टार के स्टारडम से है, उस स्टार के प्रेजेंटेशन से है, उस स्टार कैसे नाचने वाला है, गाने वाला है, रोमांस करने वाला है, उससे होती है। तो पूरा मेकिंग जो एफर्ट होता है उन फिल्मों का, वो स्टार को उस पोजीशन पे दिखाने में होता है। उनके इंट्रो शॉट्स चलते जा रहे हैं, उनकी बातें, उनकी बाल कैसे, जुल्फे कैसे लहरा रही है, कैसे एक्शन करते हैं, कैसे गाना गाते, कैसे रोमांस करते। तो उन फिल्मों का जो मेकिंग है, जो हम क्लासिक वे में उनको कमर्शियल मास फिल्म्स बोलते हैं, उनका अलग होता है। दूसरी जो टाइप की फिल्में होती है, जो भी कमर्शियल ही है, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि वो कमर्शियल नहीं है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग जो है उसका डिफरेंस है। ये यहाँ पर स्टोरी आपकी हीरो होती है, आप किसी एक्टर को देखने नहीं जाते, आप स्टोरी को देखने जाते हो। और इन फिल्मों पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि आपको मिलता है एक 2 मिनट का ट्रेलर बनाने का मौका। जो ट्रेलर अगर किसी को समझ में आया, मुद्दा समझा, अगर उनको पसंद आई, तो वो देखने जाएंगे, क्योंकि आपके पास स्टार पावर नहीं है। आपका जो पूरा डिपेंडेंस है वो कहानी पे है। तो आपने जिन फिल्मों का नाम लिया, उनमें से कई फिल्में हमारे स्टार्स के साथ मैंने बनाई है, और कई फिल्में जो है जिनमें हमारी कहानी स्टार थी। दोनों में काम करके बहुत मजा आता है, क्योंकि आप दोनों के प्लसेस और माइनसेस एंजॉय करते हो। आप दोनों में आप एक इम्प्रेशन देते हो लोगों को एज अ मेकर, कि आप जब पीकू बनाते हैं तो इन 3 महारथियों के साथ में आप जब पिक्चर देखते हो तो आप उनकी एक्टिंग में खो जाते हो। उनकी तीनों की एक अगर स्क्रीन फ्रेम अगर आप देख लो तो आप वहीं पे आप इम्प्रेस हो जाते हो। जबकि वही अगर आप उठाकर आप कच्चे नींबू देख लो, भाई बहन की फिल्में जो ज्यादातर बॉलीवुड में बनती नहीं है, क्योंकि कास्टिंग का प्रॉब्लम होता है। हीरो हीरोइन भाई बहन के रोल में कास्ट कर लो, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो सालों से हम भाई बहन की फिल्में नहीं बनाते, जबकि हम ये इतना प्यारा रिश्ता है कि इसको हमने अंडर एक्सप्लोर किया हुआ है। तो जब हमने कच्चे नींबू बनाई, हमारी स्टोरी बहुत सॉलिड थी। हमारी स्टोरी का उद्देश्य था
कि गली क्रिकेट के झगड़े में भाई बहन का झगड़ा हो जाता है और घर कैसे बंटवारा हो जाता है। आज अगर देखा जाए तो उस स्टोरी में जो हमने दिखाया कि गली क्रिकेट की लीग बन रही है, टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला जाएगा, आज आईएसपीएल, आज इतनी बड़ी लीग बन चुकी है और सारे बड़े नामों जिनका नाम हमने उस फिल्म में लिया था आज वही सारे Yes. टीम के ओनर्स हैं। तो वो कहीं ना कहीं पे स्टोरी की जीत होती है। सो एज अ प्रोड्यूसर कैसा हुआ है कि जब ए लिस्टर जब स्टार्स आपके प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं, थोड़ा सा काम आपके लिए आसान हो जाता है? जी, काम आसान ऐसे हो जाता है कि आपको स्टूडियो फंडिंग ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, आपको मार्केटिंग में आसानी हो जाती है, आपकी रिलीज विंडो आपको आसानी से मिल जाती है। तो ऑब्वियसली ये आसान हो जाता है काम, पर क्योंकि आप स्टार्स के साथ काम कर रहे हो तो उसका प्रेशर भी बहुत होता है। आपको आपको उनके उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना होता है, आपको उनके ईगोस को संभालना होता है। तो सारे चीज़ों का एक बैलेंस बना के चलना ही तो प्रोड्यूसर का काम होता है कि आपको बेसिकली पीपल मैनेजमेंट करना है आपको। दूसरे टाइप की अगर फिल्में देखो तो क्योंकि अगर आपके पास स्टार नहीं है तो आपका फंडिंग से लेकर मार्केटिंग से लेकर आपको मेहनत 4 गुना करनी पड़ती है, क्योंकि आप कहानी बेच रहे हो, किसी स्टार को नहीं बेच रहे हो। तो लोगों तक पहुंचने में, रिलीज करने में आपको उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट 25 साल के करियर में कौन सा टफ प्रोजेक्ट रहा जो काफ़ी चैलेंज आया एज अ प्रोड्यूसर, बट जब रिजल्ट आया ओवर द इयर्स आप जब पीछे मुड़ के देखते हो तो काफ़ी खुश हो या काफ़ी सेटिस्फाइड हो? क्योंकि पहले मैं किसी स्टूडियो के साथ जुड़ा था और एक सपोर्ट होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो। पिक्चरें तो हर पिक्चर जब बनती है इट्स ऑलमोस्ट लाइक, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग अ न्यू फिल्म इज लाइक स्टार्टिंग अ न्यू स्टार्टअप। हर बार एक नया स्टार्टअप शुरू करते हो आपको पता नहीं होता ये चलेगा नहीं चलेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर फिल्म में मेहनत तो उतनी लगती है, पर एज एन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर जब मैंने अपनी पहली फिल्म रश्मि रॉकेट बनाना शुरू किया था, हम फरवरी में शूट शुरू कर रहे थे और पहला लॉकडाउन लग गया था मार्च में। तो उसके चलते पहली फिल्म, नौकरी छोड़ी है, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बन गए। तो वो फिल्म बनाते बनाते जो एक्सपीरियंसेस हुए, वो फिल्म पहले लॉकडाउन में जो हमने बंद करी, उसके बाद पहले लॉकडाउन के बाद शुरू करी, दूसरा लॉकडाउन होते होते हम खत्म करने वाले थे, वहां पे दूसरा लॉकडाउन लग गया था। क्योंकि वो स्टेडियम की फिल्म थी, हमें 1000-2000 क्राउड चाहिए था, कहीं इंडिया में कोई स्टेडियम में शूट की परमिशन नहीं मिल रही थी, कुछ नहीं। वो फिल्म को बनाने में जो मेहनत लगी, उस फिल्म को बनाने में जो जी जान लग गए थे, आई थिंक एज अ प्रोड्यूसर मेरे दिल के हमेशा वो करीब रहेगी कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि आप एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कितने कन्विक्शन से अगर कुछ शुरू करता है तो उतने ही कमिटमेंट से उसे खत्म भी करना पड़ता है आपको। आप बीच रास्ते छोड़ नहीं सकते। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैविंग योर ओन बेबी, कि आपका बच्चा है, आप इसको बिल्कुल कतई कभी छोड़ नहीं सकते। वैसे ही अगर आप देखो तो धक धक जब हमने बनाई थी, दुनिया में ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बनी है जहाँ पे 4 औरतें, ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर हमने बाई ग्राउंड ट्रैवल किया है उस फिल्म के। सबसे जो हमारी सीनियर मेंबर थी रत्ना मैम, 64 साल की थी जब हमने पिक्चर शूट करी, उन्होंने बाइक चलाई है पहाड़ों में, हिमालय में। तो ऐसा कॉन्सेप्ट सोचना और उसको एग्जीक्यूट करना, और उसका तो अब हम सीक्वल भी इस साल पे काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सारे जो चैलेंजेस है वो बहुत ही सेटिस्फाइंग होते हैं जब पिक्चर बन के जब आपके सामने आ जाए। तो सीक्वल का जिक्र किया तो बताना चाहेंगे जो धक धक 2 है उसमें क्या होने वाला है, थोड़ा हिंट हमारे ऑडियंस के लिए? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो हमें फीडबैक मिला था जब धक धक रिलीज हुई वो ये था कि, और ये औरतों से नहीं, हमें पुरुषों से ये मिला था कि ये ऐसी कोई फेमिनिस्ट फिल्म नहीं बनाई आपने। हमें लगा था अगर औरतें साथ में आएगी तो फेमिनिज्म जो बड़ा ही मिसअंडरस्टूड वर्ड है, मिस रिप्रेजेंटेड वर्ड है, जो हम फिल्मों में कभी बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है। एक बेटा सोच सकता है कि मुझे अपनी माँ को भी, अगर वो कहीं कभी बाइक पे जाना चाहे तो उन्हें चलाने देना चाहिए, वो वाली फीलिंग आएगी। तो वो हमारी सबसे बड़ी जीत थी उस फिल्म के बाद। और जिस तरह से इंडिया ने कनेक्ट करा चारों कैरेक्टर्स के साथ, उज़्मा हो, मंजरी हो, स्काई हो या हमारी माही हो, पर हमेशा से हमें ये था कि ये तो उन्होंने कर लिया है वही मस्ती मस्ती में। अब अगर सीरियसली अगर इन लोगों को अगर कुछ दिखाना है कि हम कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए, उस मुद्दे पे हमने सेकंड पार्ट, इसका सीक्वल पूरा डिज़ाइन किया है, जिसमें लोगों को लगता है कि हम फिर से वही क्रॉस कंट्री कन्याकुमारी टू कश्मीर वाला रूट लेंगे, पर
काफ़ी बड़ा सरप्राइज है इस बार, जहाँ पर ये चारों औरतें मिलके कुछ ऐसा करती है जिससे पूरे देश का नाम रोशन हो, ना ही सिर्फ वुमनहुड बट इट्स फॉर द नेशन दिस टाइम। तो ये चारों ही कैरेक्टर्स आपके इस सीक्वल में नजर जी आएंगे? बिल्कुल, बिकॉज लोगों ने इतना प्यार किया है इन चारों को, मतलब ये चारों एक्टर्स को जिस तरह से सराहा गया है, जैसे दिया ने कहा था कि उनके पूरे करियर में इस टाइप का जो कैरेक्टर उन्हें प्ले करने मिला वो इतना एम्पावरिंग था उनके लिए। रत्ना जी इतने सालों तक, मतलब साराभाई, वैसे साराभाई में वो माया साराभाई की जो छवि थी हमारे दिमाग में, उसके बाद जाके माही, एक रिमार्केबल कैरेक्टर प्ले करने एक एक्टर की हमेशा ख्वाहिश होती है और वो चारों ही कर पाए। संजना फॉर दैट मैटर, हर घर में एक वो लड़की है जो 19-20 साल की लड़की जिसने दुनिया नहीं देखी, बाहर निकलना चाहती है, पर पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं ये बेटा कैसे, ये कैसे जाओगे तुम, कैसे क्या करोगे, बट दे वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ। तो दैट कैरेक्टर एवरीबडी रिलेटेड टू। स्काई का कैरेक्टर जो जूझ रहा है, जो जो चीज़ों से लड़ रही है अकेली, बट वो हार नहीं मानती है। तो वो चारों किरदार इतने स्ट्रांग है हमारे, और चारों एक्टर्स इतने अच्छे से इन किरदारों को परफॉर्म कर रहे हैं, तो बनता है उनके साथ में एक और फिल्म। इस फिल्म से जुड़े आखिरी सवाल, क्या शूटिंग शुरू हो चुकी है और कब तक हम इसे स्क्रीन पर देख सकते नहीं, इसकी शूटिंग सितंबर में शुरू होगी और ये 26 में रिलीज होगी, मिड 26 तक। हैं? चारों के डेट्स अवेलेबल एक साथ लाना, एक पेज पर लाना आपके लिए टफ रहा या फिर आपने? ऑन्सेम्बल का सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि आप कॉम्बिनेशन डेट्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन जब एक एक्टर ठान लेता है कि उनको ये फिल्म करनी है तो एक्टर खुद ही रास्ता बना लेता है, तो वो फायदा मिल जाता है आपको कि एक इंटरेस्टेड एक्टर जो होता है वो अपने आप आपको, उसकी मैनेजमेंट इतने ज़्यादा परेशान नहीं करती है कि ये डेट छोड़ दो, वो डेट कर दो, वो अपने आप दे देते हैं। चलते चलते एक बायोपिक भी आप बना रहे हो वेब सीरीज के जरिए, महारानी गायत्री देवी। इस बारे में अगर आप हमें बता पाए। मुझे हमेशा से हिस्ट्री से लगाव रहा है, क्योंकि हम एक कॉलोनियल देश रहे हैं जहाँ पर हम पे किसी ने राज किया है, तो हमारी हिस्ट्री जो है उनके नज़रिए से लिखी गई है। अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री लिखता कौन था? जो पढ़े लिखे लोग थे। पढ़े लिखे लोगों ने इंग्लिश में हिस्ट्री लिखी। मैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पुरानों की बात नहीं कर रहा। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारे राजे महाराजे जो है, उनका जो चित्रण किया गया है हमारी हिस्ट्री किताबों में, हमारी बुक्स में, वो हमेशा से एक शेड ऐसा रहा है उसमें कि वो ब्रिटिश से मिले हुए थे, वो तो सिर्फ अपनी अय्याशियाँ कर रहे थे, वो तो सिर्फ अपने राजपाट में खुश थे। हमने कभी नहीं सुना कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने अपने लोगों के लिए क्या किया। ऐसे ही कोई राजे महाराजे नहीं बन जाता और ऐसे ही ऐसे लोगों का प्यार नहीं मिलता। ये एक कोशिश है हमारी कि महारानी गायत्री देवी, जो लिटरली आप कह सकते हैं कि इंडियन रॉयल्टी की एक पोस्टर गर्ल है, आप कहीं पे भी जाइए, किसी भी किताब पे उनकी एक छवि आपको मिल जाएगी। तो उनके थ्रू हम एक बहुत ही उम्दा मॉडर्न रॉयल स्टोरी बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनकी कहानी तो उतनी उम्दा है ही। जिस तरह से उनको प्यार हुआ महाराज मान सिंह जी से, जिस तरह से वो तीसरी महारानी बनकर जयपुर आई, जिस तरह से उन्होंने चीज़ें करी, जिस तरह से वो पॉलिटिक्स में गई, जिस तरह से उन्होंने पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट में जो भी काम किया, इन सब के अलावा इसके साथ साथ में शी वॉज ऑल्सो एक आखिरी महारानी थी जयपुर की, राइट? तो मोनार्की खत्म हुई उनके चलते, तो उन्होंने महारानी से एक आम आदमी तक का सफर किया हुआ है। तो वो सफर है जो हम दिखा रहे हैं इस शो में। वेब सीरीज के जरिए किस तरह की वर्कशॉप्स या किस तरह की आपने रीडिंग्स की है जब इस कहानी पे आपने काम करना शुरू किया? कहाँ से फैक्ट्स आपने लिए हैं या किन किन से बातें की हैं? इस कहानी के लिए तो हमें जो है वो रॉयल फैमिली से, जयपुर की रॉयल फैमिली से ही हमें आशीर्वाद मिला हुआ है और उनकी सपोर्ट के साथ ही हम कर रहे हैं। पिछले 4 साल से हमने पूरा इसका रिसर्च कर लिया है, किन किरदारों के साथ ये शो बनेगा, कैसे होगा, कौन से, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 साल की हिस्ट्री जर्नी है उनकी, तो क्या क्या किस्से हम बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इस स्टेज पे है कि जहाँ पे हमने 2 सीजन्स बना लिए, 8-8 एपिसोड के, 16 एपिसोड के बड़े कड़क वाले ड्रामा एपिसोड्स रेडी हो चुके हैं, तो अब उसकी लिखाई हो रही है। कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो किसके बारे में सोचा है कि कौन मेन टाइटल लीड प्ले करेगी? टाइटल लीड और डायरेक्टर की अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करेंगे हम। इस वक्त
हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हमारी लिखाई ख़त्म हो जाए, जो भवानी अय्यर हमारी स्टोरी स्क्रीन प्ले लिख रही है और कौसर जो डायलॉग्स लिख रही है, एक बार वो रेडी हो जाए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा एज ग्रुप है कि महारानी गायत्री देवी 11 साल की भी है और जब आखिर तक हम दिखा रहे हैं तो वो 70 साल की भी दिखा रहे हैं, तो हमें इसमें काफ़ी मल्टीपल कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो एक चेहरा तो ऑब्वियसली जो खास हीरोइन का होगा वो होगा, पर उसके आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा होगा। तो वो वर्क कर रहे हैं हम इस वक्त कि कैसे करें, हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको एजिंग डी एजिंग करें या हम मल्टीपल कास्टिंग करें। जब आपसे बात हो रही थी इस बारे में तो मुझे एक क्राउन जो आपने देखा था, तो वो भी कुछ इसी पर ही है, क्योंकि उनकी भी क्वीन एलिजाबेथ की कहानी पूरी शुरुआत से लेके वो अंत लोग तक एक दिखाई सीजन जाती है। में क्वीन एलिजाबेथ के 20 साल का जो सफ़र है वो दिखाते थे, तो उस तरीके से उन्होंने भी 4 एक्ट्रेसेस बदली है। क्योंकि ये एक रॉयल कहानी है, तो अगर शूट की बात की जाए तो वो भी एक मल्टीपल लोकेशंस पे और ह्यूज लेवल पे हम एज एन ऑडियंस देख पाएंगे। इंडिया ने ऐसा प्रोडक्शन नहीं देखा होगा, इतना तो मैं काफ़ी गर्व से कह सकता हूँ ये कि क्योंकि इसमें कूच बिहार की कहानी है, जयपुर के घराने की कहानी है, बड़ौदा घराने की कहानी है क्योंकि उनका जो लीनियज है वो बड़ौदा से आता है, पॉलिटिक्स है इसमें, वो पैदा लंदन में हुई थी और वो क्वीन से काफ़ी उनकी मित्रता बड़ी घनिष्ठ थी, तो लंदन की कहानी है इसमें। मान सिंह जी स्पेन के एम्बेसडर थे, इन दोनों को जॉन एफ कैनेडी ने व्हाइट हाउस बुलाया था पहली बार अमेरिका में, तो कहानी बहुत फैली हुई है और ये सारे लोकेशंस है, तो ऐसा प्रोडक्शंस नहीं देखा होगा आज तक। तो ये है एक काफ़ी एम्बिशियस और बिग स्केल शो बनेगा। आपका कोई आइकन जो जहाँ जिनका काम आपने ऐसा देखा हो लार्ज लेवल पे और आप उनको फॉलो नहीं कह सकते बट आप उनसे इंस्पायर हो? आई थिंक एज ए ह्यूमन बीइंग मैं शाहरुख खान से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ। उनकी लाइफ फिलॉसफी, उनका नॉलेज, उनका क्वेस्ट टू डू थिंग्स, उनकी एनर्जी जो है वो काफ़ी एडिक्टिव है। वो अगर आपसे 5 मिनट बात कर ले तो आपको लगेगी कि भाई आप ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, आपको भी कुछ करना है। तो वो हमेशा से मुझे इंस्पायर करते हैं। बाकी एक्टर्स तो मैं सारे ही, बच्चन साहब हो, दीपिका हो, रणवीर, ऋतिक, तापसी, इन सारे जितने सारे जो हमारे उम्दा कलाकार है सभी के साथ काम कर लिया, तो हर कोई कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। बट आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल अगर मुझे अपने आप को ग्रूम करना हो तो आई विल बी शाहरुख खान। रॉयल फैमिली मेंबर्स जो है उनका आशीर्वाद है आपको इस प्रोजेक्ट को लेके, बट एज अ मेकर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ प्रोड्यूसर, क्या कभी आपको लगता है कि एक लिमिटेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपको लिबर्टी जो हम सो कॉल कह सकते हैं क्रिएटिव लिबर्टी, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ऑब्वियसली आपको एक बैलेंस बनाकर चीज़ें ऑडियंस के सामने रखनी होगी। काफ़ी कम लोग होंगे जो ये बोल सकते हैं कि मैंने 5 बायोपिक्स पे काम किया है लिटरली। मतलब मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक से लेकर हमारे हॉकी प्लेयर्स संदीप सिंह की सुरमा से लेकर 83 हो, सुपर 30 हो, या रश्मि रॉकेट जो इंस्पायर्ड थी काफ़ी सारे औरतों से, जो एथलीट्स जिनके साथ में टेस्टोस्टेरोन का प्रॉब्लम होता है। आई थिंक समवेयर द लीगैलिटी इन्वॉल्व जो होती है जो बायोपिक्स में, मैं उसे समझता हूँ, मैं उसकी कदर करता हूँ और इतना समझता हूँ कि वाइट वॉशिंग क्या होता है और प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स क्या होता है। इतना अंतर समझ चुका हूँ कि सिनेमैटिक लिबर्टी के चलते आप कुछ भी ना दिखा दो, कि लोग, ये हिस्ट्री है, लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, फैक्ट्स चेक कर सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी। एट द सेम टाइम जस्ट अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में अगर आप सिर्फ हिस्ट्री दिखा रहे हो और उसमें अगर आप स्टोरी टेलिंग, उसमें अगर आप प्रेजेंटेशन पे अगर आप ध्यान नहीं देते तो भी लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं पे मेरी इतने बायोपिक्स करने के बाद में अब इतनी लर्निंग हो चुकी है कि वो एक फाइन बैलेंस जो है वो मैं मेंटेन कर सकता हूँ।